इमेटिक्स एक ऐसी मेडिकेशन, एक ऐसा डोजेस फॉर्म, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद वॉमिटिंग को इंड्यूस कराए, उल्टी को लेकर आए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ, है ना, पर मैंने क्या ले लिया, इमेटिक्स ले लिया। तो जब भी मैं इमेटिक्स लूंगा मुझे वॉमिटिंग होगी, वॉमिट जैसा होगा, वॉमिटिंग होगी भी सही। तो सर हम पागल है क्या? किसी पेशेंट को क्यों इमेटिक्स देना, क्यों वॉमिटिंग करवाना? देखो ध्यान से सुनना। मान लीजिए किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया या कुछ ऐसा फूड पॉइजनिंग का मटेरियल ले लिया ओरली, है ना। अब वो कहाँ गया, उसके स्टमक में, और हमें पता लग गया। या फिर वो पेशेंट जो है फटाफट हॉस्पिटल आ गया 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर। तो उस टाइम क्या है, अभी तक वो जो पॉइजन है या फिर जो भी वो पॉइजनिंग हुई है वो भी स्टमक में ही है, वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हुई, क्योंकि 10-15 मिनट तो कोई एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा होता नहीं है। तो अभी वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, अभी वो स्टमक में ही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी से उस पॉइजन को निकालने के लिए हम उससे उल्टी करवा देंगे। सीधी सी बात है, हम क्या करवाएंगे, उल्टी करवा देंगे। अगर कोई पेशेंट है और उस पेशेंट ने ओरली कोई पॉइजन ले लिया या फिर उसे कोई फूड पॉइजनिंग की केस हो गया, उसको कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं खाना था जो उसने खा लिया, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसको, तो हमें क्या कराना है, इस पेशेंट में वॉमिटिंग को इंड्यूस कराना है। तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, एमेटिक्स दे दो, वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। तो जाइए, बहुत ही डिटेल में एमेटिक्स पढ़ा रखा है, एमेटिक्स पढ़ के आइए। उसके बाद यहाँ पर आपको दो कंपाउंड दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो यहाँ पर इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ तक कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज, यूजेस, ये सब देखेंगे। और साथ ही साथ कॉपर सल्फेट का तो ऐसे भी देखने वाले हैं। सर ये ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है एस्टिमेशन करना, किसी की क्वांटिटी का पता करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सैंपल है और उस सैंपल में हमें पता करना है कि कॉपर सल्फेट कितना है, CuSO4 कितना है। तो कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऐसे। तो हमें कॉपर सल्फेट का ऐसे करना है, कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी का पता करना है, हमारे सैंपल में कितना कॉपर सल्फेट है। क्योंकि आपको सिलेबस में दे रखा है कि जिस कैसे के भी ऊपर स्टार है उसका आपको ऐसे भी करना है। तो जाइए एमेटिक देख के आइए, फिर मैं आपको कॉपर सल्फेट का ऐसे करवाकर इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। चलिए देख कर आइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमेटिक्स का मतलब होता है कि वॉमिटिंग को इंड्यूस कराना। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इमेटिक लिया तो इसको वॉमिटिंग हो गई, और ये वॉमिटिंग नहीं हो रही है, ये कंडीशन होती है नोजिया की कंडीशन, जहाँ पर आपको फीलिंग होती है कि मुझे वॉमिट होने वाली है। फील लाइक वॉमिट, नोजिया का मतलब होता है कि वॉमिटिंग से होने के पहले का एहसास, मतलब कि आपको उल्टी जैसा हो रहा है ना, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे नोजिया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये नोजिया को दिखाती है, और ये जो कंडीशन है ये वॉमिटिंग को दिखाती है। यहाँ पर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। और वॉमिटिंग को कराने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं एमेटिक्स। देखो सीधी सी बात है, ये एमेटिक्स क्या है? ड्रग्स है, मेडिकेशन है, एजेंट है। और ये कहाँ पर काम करते हैं? हमारे ब्रेन में काम करते हैं। हमारे ब्रेन में होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको बोलते हैं CTZ। क्या बोलते हैं? CTZ, ठीक है। और वीकेंड से यहाँ पर होता है इमेटिक को स्टिमुलेट करने वाला सेंटर, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेटिक के सिग्नल जनरेट होते हैं कि हाँ अब हमें उल्टी करनी है, अब हमें इमेसिस करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इमेटिक्स इस तरह के ड्रग्स होते हैं, इस तरह के एजेंट, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि वॉमिटिंग कराते हैं। वॉमिटिंग कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। वॉमिटिंग सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर आपके जो जीआईटी में कंटेंट प्रेजेंट होता है वो बाहर आता है। सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आपको खाना दिख रहा है, आपने ये खाना खाया, आपके स्टमक में गया, आपके इंटेस्टाइन में गया, पर ये खाने में मान लीजिए कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको वॉमिट करना पड़ रहा है, कुछ गलत आपने खा लिया। तो वॉमिटिंग के दौरान क्या होगा कि ये जो भी आपने खाया था ये सारा निकलकर बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही वॉमिटिंग कहते हैं। तो ये कोई डिजीज थोड़ी ना है, ये कोई डिसऑर्डर थोड़ी ना है, ये सिर्फ इंडिकेशन है कि आपके पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है बॉडी की उसमें चेंजेस आए। आई रिपीट, वॉमिटिंग कोई डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना बता रखा है कि आपकी बॉडी में जो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस थी, नॉर्मल कंडीशंस थी, उसमें चेंजेस आने की वजह से आपको वॉमिटिंग हुई है। और वॉमिटिंग का सीधा सा मतलब है कि जो फूड आपने खाया है उस फूड का रिफ्लक्स होना ओरल रूट से,
और ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता, विच इज नॉट अंडर कंट्रोल। मतलब कि सीधा सा है, अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे उल्टी हो जाए तो क्या उल्टी हो जाएगी? नहीं होगी। उल्टी करने के लिए मुझे अपने 3 फिंगर्स लेकर या 4 फिंगर्स लेकर मुझे अपने गले को चौक करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जबरदस्ती उल्टी करनी पड़ेगी। तो मेरे सोचने से नहीं होगी कि यार मैं सोचूं उल्टी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो विच इज नॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है। उल्टी कब होती है? जब आपने कुछ गलत देख लिया, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को मारकर खा रहा है, या किसी जानवर की लाश देख लिया आपने, उसमें से स्मेल आ रही है, वो आपके कांटेक्ट में आ गई, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या फिर आपको माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में वॉमिटिंग होना नॉर्मल है। ठीक है। यहां पर आपको वॉमिटिंग के और भी कारण दे रखे हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग, नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन्फेक्शियस कोज, पैथोलॉजिकल कंडीशन, पोस्ट इफेक्टिव एंड सीएनएस रिलेटेड। ये सारे कारण हैं। अब वो कारण कैसे हैं वो ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने किसी दवाई को लिया, वो दवाई मेरे मान लीजिए सर दर्द में काम आ रही है, बुखार में काम आ रही है, पेट दर्द में काम आ रही है, किसी भी तरह के दर्द में काम आ रही है, पर इस दवाई से मुझे नोजिया टाइप हो रहा है, मुझे वॉमिट टाइप हो रहा है। तो जो दवाई मैंने ली है किसी और एक्शन के लिए, उसके साइड इफेक्ट में आता है वॉमिटिंग, तो हो सकता है कि ड्रग की वजह से वॉमिटिंग हो जाए। जैसे कि आपका लीवोडोपा हो गया, आपके ओपिएट्स हो गए, निकोटिन हो गए, आपकी क्विनोन हो गए, आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है। नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करूं तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है, कॉमन है काफी। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शियस कोर्स, जैसे कि मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, आपके जीआईटी में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, आईबीडी हो गया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया, बोवेल डिजीज हो गया, तो उस कंडीशन में भी, साथ ही साथ वायरल फीवर के केस में भी। उसके बाद है पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें आता है मेलिग्नेंसी। फिर आता है आपका पोस्ट इफेक्टिव, जैसे मान लीजिए आपने एनेस्थीसिया लिया था या आपने एनाल्जेसिक लिया था, उसके बाद लेने के बाद जब आपका ऑपरेशन वगैरह हो गया, एनेस्थीसिया आपने लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद आपको वॉमिटिंग सा हो रहा है, तो उस वजह से भी वॉमिटिंग होती है। उसके बाद है आपका सीएनएस रिलेटेड। सीएनएस रिलेटेड में मैं आपको बताना चाहूंगा माइग्रेन का पेन। जिन भी बंदों को माइग्रेन होता है, बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको मतलब सर में बहुत टेंशन रहती है, दर्द रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग रहते हैं, तो उस कंडीशन में वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे कारण हैं, ड्रग इंड्यूस, नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन्फेक्शियस कोज, पैथोलॉजिकल कंडीशन, पोस्ट इफेक्टिव एंड सीएनएस रिलेटेड। चलिए हेमेटिक्स पता लग गया होता क्या है, कारण क्या होता है उल्टी होने के। अब देखो यहां पर काम कैसे चलता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि उल्टी होती है, उल्टी होती है, जैसे गलत देख लिया तो उल्टी हो जाएगी, गलत कुछ स्मेल आ गई तो उल्टी हो जाएगी, मोशन सिकनेस से उल्टी हो रही है, जहाज पर आप है तो उल्टी हो रही है, इन सब से उल्टी हो रही है, ये तो हमें पता है। पर उल्टी हो कैसे रही है, सिग्नल कहां से कहां जा रहा है। देखो, अगर आपको डर लग रहा है, या आपने कुछ गलत देख लिया है, या आपको दर्द हो रहा है, या आपको कोई बदबू आ गई है, या आपको कुछ ऐसा दिख गया जो आपको नहीं देखना चाहिए था, मर्डर वगैरह, किसी ने किसी को मार दिया जानवर को, या जानवर मरा पड़ा है कहीं पर, उसमें से बदबू आ रही है, ऐसे कोई भी कंडीशन आपके साथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपने देखा, जो भी आपने सेंस किया, वो सारा सिग्नल जाएगा हायर कोर्टिकल सेंटर में। आई रिपीट, कहां पर जाएगा? हायर कोर्टिकल सेंटर में। और ये सारे सिग्नल सेंड हो जाएंगे वॉमिटिंग सेंटर में। देखो सीधी सी बात है, नाम से पता लग रहा, वॉमिटिंग सेंटर मतलब अगर यहां पर सिग्नल आ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाके वॉमिटिंग होगी। आप देख सकते हैं यहां पर वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है। और भी कई तरह से सिग्नल आते हैं वॉमिटिंग सेंटर पे ताकि वॉमिट हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सीटीजेड, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये भी स्टिमुलेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने इमेटिक ड्रग ली ना, जैसे आपने ड्रग ली, इमेटिक क्या होते हैं? जो कि उल्टी करवाए। अब ये इमेटिक सीटीजेड के पास चले जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पर कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता क्या? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर होना चाहिए ना, क्योंकि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो कि ब्रेन में है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर का प्रोटेक्शन नहीं होता, इसलिए ड्रग जो है सीधा क्रॉस करके सीटीजेड के पास चली जाती है, सीटीजेड को स्टिमुलेट करती है, सिग्नल यहाँ से सेंड होता है, वॉमिटिंग सेंटर तक जाता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी वापस वॉमिटिंग रिफ्लक्स होता है। सर्जरी की वजह से भी यहाँ पर स्टिमुलेशन होगा, स्टमक इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन है, कोई बोवेल मूवमेंट की डिजीज है, डिसऑर्डर है, कोई इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर में स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वॉमिटिंग रिफ्लक्स होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फियर या डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस या पेन, स्मेल, साइट,
इन सब में सिग्नल जा रहा है हायर कोर्टिकल सेंटर को, जिससे फर्दर सिग्नल जा रहा है आपके वॉमिटिंग सेंटर को। वहीं अगर मैं बात करूं किसी ड्रग को आपने लिया जो कि एमेटिक है, तो वो ड्रग का सिग्नल जा रहा है आपके कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्टेड नहीं होती, इसलिए ड्रग जो है सीधा वहां तक जाती है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करती है। यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेटेड वाया एमेटिक ड्रग, और ये सिग्नल सेंड कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, तो फर्दर यहाँ पर वॉमिटिंग हो जाती है। सर्जरी के बाद वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, डिजीज हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह से पूरा वॉमिटिंग काम करता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एमेटिक्स ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग, ऐसे एजेंट, ऐसे मेडिकेशन जो कि उल्टी करवाए। अब देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ये है पॉइजन, गलत मत समझो यार, अभी मेरा टाइम बहुत है। यहाँ पर मेरा फ्रेंड खड़ा है, फ्रेंड नहीं है, कोई भी है, नॉन पर्सन है, फ्रेंड को क्यों देना, तो इसने ये पॉइजन ले लिया। अब अगर ये ओरल रूट से रहेगा, ओरल रूट से लेगा, तो इसोफेगस के होते थ्रू कहां पर जाएगा, ये स्टमक में जाएगा। तो मैं इसे क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, समझदार इंसान खड़ा हूँ, मैंने देखा कि यार इस बंदे ने पॉइजन ले लिया, तो मैं इसे एमेटिक ड्रग दे दूंगा। एमेटिक क्या करवाएगा, नाम से पता लग रहा, एमेटिक ड्रग जो है वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएगा, और जो भी इसने पॉइजन लिया है वो फटाफट खाली हो जाएगा, पेट से बाहर आ जाएगा। पर अगर ये बंदा थोड़ा सा समझदार हुआ, इसको मरने की बहुत चाहत हुई, तो ये बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा सीधा आईवी में ले सकता है, इंट्रावेनसली ले सकता है। और अगर इसने आईवी में पॉइजन को लिया, तो क्या उस कंडीशन में मैं एमेटिक्स दे सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? जाकिर खान का वाला हो गया तो ना, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि एमेटिक्स क्या करेंगे, पेट को खाली कराएंगे। अरे भैया इसने पॉइजन ही आईवी से लिया है, इंट्रावेनसली लिया है, पेट को खाली करके हम क्या कर लेंगे, पॉइजन डायरेक्ट ब्लड में जा चुका है और पॉइजन अपना असर भी दिखा चुका है। तो इस कंडीशन में जब पॉइजन आईवी से लिया जाता है, इस कंडीशन में एमेटिक्स का कोई भी असर नहीं होता, और जब पॉइजन ओरल रूट से लिया जाता है, तब तो आप एमेटिक्स दे सकते हैं। यहां पर लिखा भी है मैंने कि यूज्ड ओनली फॉर ओरल रूट, आईवी के लिए, आईवी के केस में ये यूज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन है 3 तरह से। सबसे पहला होता है सेंट्रली एक्टिंग, फिर होता है पेरिफेरल एक्टिंग, फिर होता है मिक्स्ड, मतलब कि कंबाइन, मतलब कि यहां पर सेंट्रल भी होगा और पेरिफेरल भी होगा। तो सेंट्रली क्या होते हैं, जो कि सीएनएस पे काम करे, मतलब कि ब्रेन पे काम करे और स्पाइनल कोड पे काम करे, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड पे अगर कोई भी ड्रग काम कर रही है तो वो सेंट्रल एक्टिंग में आएगी। और पेरिफेरल एक्टिंग में क्या होता है, अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जैसे कि जीआईटी पे एक्ट कर रही है, तो वो आएगी पेरिफेरल पे। अब मिक्स्ड कंबाइंड में क्या आएगी, जो ड्रग ब्रेन और स्पाइनल कोड और जीआईटी दोनों पे ही अटैक करे, दोनों पे ही अपना इफेक्ट शो करे, दोनों पे ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करे, तो वो आएगी मिक्स्ड और कंबाइंड में। तो ध्यान रखना, एक होती है सेंट्रली एक्टिंग जो कि सीएनएस पे एक्ट करती है, ब्रेन पर, स्पाइनल कोड पर, एक होती है पेरिफेरल एक्टिंग जो कि जीआईटी पे एक्ट करती है, एक होती है मिक्स जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज आपके जीआईटी पे एक्ट करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? इसके अंदर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सेंट्रली एक्टिंग के एग्जाम्पल है आपके एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन। ये क्या करते हैं, ये जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं ये आपके स्टिमुलेट करते हैं सीटीजेड को। सीटीजेड का मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो इमेट्रिक ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, जैसे कि एपोमॉर्फिन, मॉर्फिन, ये आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेंगे। वंस द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेटेड वाया इमेट्रिक ड्रग, जैसे कि एपोमॉर्फिन, मॉर्फिन, देन वो सिग्नल सेंड कर देगा वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद है आपका पेरिफेरल एक्टिंग, जिसमें आता है मस्टर्ड, जो कि अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जैसे कि जीआईटी। फिर आता है कंबाइन, कंबाइन में आता है इपेक्वाना सिरप, ठीक है, नॉट यूज इन केस ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट के केस में आप इपेक्वाना सिरप को यूज नहीं करेंगे। और कंबाइन का मतलब हो गया कि ये सेंट्रली भी एक्ट करेगी और पेरिफेरल भी एक्ट करेगी। उसके बाद बात करते हैं हम ड्रग्स के बारे में, जैसे कि एपोमॉर्फिन के बारे में। तो जो एपोमॉर्फिन ड्रग होती है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है मॉर्फिन की। देखो नाम से पता लग रहा, एपोमॉर्फिन मतलब कहीं ना कहीं ये मॉर्फिन की डेरिवेटिव है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो एपोमॉर्फिन है ये एमेटिक ड्रग है, मतलब कि उल्टी को करवाएगी। अब ये उल्टी को कैसे करवाती है, ये जो एपोमॉर्फिन होती है ये डोपामिन एगोनिस्ट होती है, मतलब कि डोपामिन की तरह अपना काम करती है।
डोपामिन वाले रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। आपको पता है एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और आगे अपना फर्दर एक्शन शो करे। तो ये जो एपोमॉर्फिन होती है ये डोपामिन के रिसेप्टर पे जाती है, वहां पर अटैच होती है, फर्दर यहाँ पर वॉमिटिंग के जो सिग्नल है वो इंड्यूस होते हैं और फर्दर यहाँ पर वॉमिटिंग होती है। आई रिपीट, एपोमॉर्फिन बाइंड विद द रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर टेक्स प्लेस, या फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस टेक्स प्लेस इन रिसेप्टर, drug receptor complex is formed, और we can say apomorphin receptor complex is formed, further vomiting के सिग्नल इंड्यूस होते हैं और वॉमिट होती है। तो ये जो आपका एपोमॉर्फिन है ये डोपामिन के एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर से जुड़े, रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, फर्दर फार्माकोलॉजिकल चेंजेस लाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये CTZ पे काम करेंगे, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि एपोमॉर्फिन आपको यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन में बताया कि ये जो एपोमॉर्फिन है ये स्टिमुलेट करेंगे CTZ को, मतलब कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। इंजेक्शन की बात करूं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस आप दे सकते हैं, आपको mg भी यहाँ पर बता रखा है, और ये जो है 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको वॉमिटिंग करवा देता है। बट ध्यान रखना, इसको आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले पेशेंट के केस में यूज मत लेना। यहाँ पर लिखा है नॉट टू बी यूज्ड इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एज इट इज अ CNS डिप्रेसेंट। देखो ये जो एपोमॉर्फिन होता है ना, ये CNS को डिप्रेस करने वाला होता है, CNS डिप्रेसेंट होता है। क्या होता है ये होता है CNS डिप्रेसेंट। तो आप इसको किस केस में नहीं लोगे, आप इसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के केस में नहीं लोगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा CNS डिप्रेसेंट होता है। तो जब ये CNS को डिप्रेस कर देगा तो रेस्पिरेटरी आपको पहले से ही डिप्रेस था और डिप्रेस हो जाएगा। मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये बंदा है, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है। अब इसको आपने एपोमॉर्फिन दे दी, एपोमॉर्फिन देने से क्या हुआ कि इसका CNS डिप्रेस हो गया, और CNS डिप्रेस होने से रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिप्रेस हो गया, तो हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाए। तो ध्यान रखना, जिस बंदे को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, उस बंदे को एपोमॉर्फिन नहीं देनी है। और अगर मान लीजिए एपोमॉर्फिन आप दे रहे थे उल्टी कराने के लिए, पर किसी वजह से एपोमॉर्फिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में, एपोमॉर्फिन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस एपोमॉर्फिन को एंटागोनाइज करने, इस एपोमॉर्फिन के एक्शन को ब्लॉक करने, खत्म करने अब आएगा आपका नेलोरफिन। तो ये सारी बातें ध्यान हो गई। एपोमॉर्फिन जो है मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, CTZ पे काम करता है, IM और सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, 5 से 15 मिनट में सही कर देता है, वॉमिट ला देता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाले पेशेंट को नहीं देना होता है, और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इसका सबसे बेस्ट एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट मतलब कि इसको कम करने वाला, इसको सही करने वाला, वो है नेलोरफिन। आई रिपीट, एपोमॉर्फिन एक इमेटिक है जो कि उल्टी करवाता है। उसके बाद आपका मस्टर्ड का एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्लासिफिकेशन में। मस्टर्ड जो है आपका पेरिफेरल एक्टिंग है, मतलब कि ये GIT पे एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से रिफ्लक्स स्टार्ट होगा और वॉमिटिंग होगी। आई रिपीट, यहाँ पर GIT की बात हो रही है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यहाँ पे जो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा है इसको इरिटेशन करो, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होगा और उल्टी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक्शन कैसे करता है, जब भी आप मस्टर्ड वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर वोलेटाइल ऑयल का फॉर्मेशन होता है, फर्दर वहाँ पर रिएक्शंस होती है बिटवीन ग्लाइकोसाइड एंड एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, रिफ्लक्स स्टार्ट होता है, वॉमिटिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता रखा था मैंने, कंबाइन में होता है दोनों, सेंट्रली और पेरिफेरल। सेंट्रली भी एक्ट करता है, पेरिफेरल भी एक्ट करता है, और सेंट्रली एक्ट करेगा मतलब कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करेगा, और पेरिफेरली एक्ट करेगा मतलब कि GIT पे एक्ट करेगा। तो ये जो कंबाइन वाला ये दोनों पे एक्ट करता है, इसका एग्जाम्पल है इपेक्वाना। यहाँ पर लिखा है कंटेन इमेटिक एल्केलॉइड एक्ट बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड ट्रिगरिंग CTZ। देखो GIT में काम करना मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा, और CTZ को स्टिमुलेट कर रहा, कि मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब कि वो है आपका सेंट्रली एक्टिंग। मतलब दोनों ही हो गया, सेंट्रली भी हो गया, पेरिफेरल भी हो गया, इसलिए तो इसको कंबाइन बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब ऐसे कौन से केस है जिस कंडीशन में आपको एमेटिक्स नहीं लेने चाहिए, मतलब कि उल्टी नहीं करवानी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, इस बंदे ने जहर लिया। अब आप बोलोगे सर जहर लिया है तो उल्टी करवा दो ना, पर भाई अगर इसने जहर लिया और वो जहर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसको जब आप उल्टी के थ्रू निकालोगे ना, तो आपका फूड पाइप, आपका नेजल कैविटी, आपका ओरल कैविटी सब कुछ डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसको हम बोलते हैं कोरोसिव। तो अगर पॉइजन कोरोसिव है, कोरोसिव का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस कंडीशन में आप
एमेटिक ड्रग का यूज ना करें, क्योंकि जब आप उल्टी के थ्रू उस पॉइजन को निकालने की कोशिश करोगे तो पॉइजन निकलेगा, पर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पॉइजन के नेचर होने की वजह से आपके जो पूरा इसोफेगस है, आपका जो बकल कैविटी है, आपका जो नेजल पाथवे है, ये सब डैमेज हो सकता है। ठीक है। दूसरा है सीएनएस स्टिमुलेटिंग ड्रग। देखो यहां पर जैसे मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मुझे करवानी है एमेटिक से उल्टी। एमेटिक ड्रग है, एजेंट है जो कि उल्टी करवाते हैं, मैंने एमेटिक दे दी। अब बंदे को प्रॉब्लम है, बंदे को पहले से क्या प्रॉब्लम है कि इसका सीएनएस बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में मैंने क्या दे दी, इमेटिक दे दी। जब इमेटिक में दूंगा तो इमेटिक क्या करेगा, ये भी जाके ब्रेन पे एक्ट करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। जब पहले से ही आपका सीएनएस हाइपर एक्टिव है और उसके बाद भी आप इमेटिक दे रहे हैं, तो ये इमेटिक और एक्टिव कर देगा, तो सीएनएस हाइपर एक्टिव हो जाएगा, आप पागल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब सीएनएस स्टिमुलेट हो रखा हो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। उसके बाद है पेट्रोलियम केरोसिन। अगर आपने पेट्रोल पी लिया है, केरोसिन पी लिया है कि नहीं मुझे अब नहीं जीना, हालांकि ऐसा कोई मत करना भाई, जिंदगी में बहुत कुछ है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर लिया है तो उस कंडीशन में भी आप एमेटिक्स मत देना, क्योंकि वही बात हो गई कि आपका फूड पाइप, आपका नेजल कैविटी, आपका ओरल कैविटी सब कुछ डैमेज हो जाएगा जब उल्टी होगी। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि वो पहले से बेहोश है, उसको उल्टी कैसे करवाएं, वो पहले से बेहोश है, तो सीएनएस एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, तो देखकर आ गए आप, कैसा लगा हेमेटिक, मजा आया, उल्टी करवा दी पेशेंट से, चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको देखना है एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कैसे लिखते हैं, CuSO4। कैसे लिखते हैं, CuSO4। और मैंने आपको बोला कि कोई भी आपके पास सैंपल है, उस सैंपल में अगर आपको क्वांटिटी पता करनी है कि CuSO4 की कितनी क्वांटिटी है, तो उसको आप ऐसे की मदद से पता करेंगे। An assay for copper sulfate is a process that determine the percentage of copper sulfate in a sample। हमारे सैंपल में कितना परसेंटेज कॉपर सल्फेट है उसको पता करने के लिए हम करते हैं ऐसे। अब सर ऐसे तो करते हैं, पर किस किस मेथड से ऐसे किया जाता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, या तो आप एसिडीमेट्री का यूज करके कॉपर सल्फेट का पता कर सकते हैं किसी भी सैंपल में कितना परसेंट कॉपर सल्फेट है, या फिर आप आयोडोमेट्री का यूज करके भी पता कर सकते हैं। एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री। ठीक है, तो चलिए कॉपर सल्फेट का एस्टिमेशन करते हैं, पता करते हैं कि जो भी हमारे पास सैंपल है उस सैंपल में कितना परसेंट कॉपर सल्फेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सैंपल है, जो भी आपका सैंपल है, मतलब कि जो भी आपका कॉपर सल्फेट है, क्योंकि सैंपल में ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट होगा, तो वही हमने लिख दिया सीधा कॉपर सल्फेट। तो जो भी आपका कॉपर सल्फेट है या जो भी आपका सैंपल है, उसको आपको ट्रीट करवाना है पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है सर, जो भी हमारे पास सैंपल था कॉपर सल्फेट था, उसको हमने ट्रीट करा दिया पोटेशियम आयोडाइड से। उसके बाद उसको ट्रीट करवाना है एसिटिक एसिड से। ठीक है सर, जैसा जैसा आप बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बोला सैंपल लो, सैंपल में कॉपर सल्फेट का पता लगाओ, हमने सैंपल लिया, सैंपल के साथ रिएक्शन करवा दी पोटेशियम आयोडाइड की। उसके बाद आपने बोला कि इसकी रिएक्शन करवा दो एसिटिक एसिड के साथ, तो हमने वो भी करा दिया। पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, फिर हमने इसको रिएक्ट करवाया एसिटिक एसिड के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा क्यूप्रस आयोडाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, क्यूप्रस आयोडाइड। और साथ ही साथ यहाँ से आयोडीन जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुई आपको, बहुत इजी स्टेप थी। आपका जो कॉपर सल्फेट है उसने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, फाइनली क्यूप्रस आयोडाइड बनाया। और जैसे ही क्यूप्रस आयोडाइड यहाँ पे बना, यहाँ से आयोडीन भी रिलीज हुआ, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब ये जो आयोडीन रिलीज हुआ है इसको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट द आयोडीन विद अ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयोडीन है, दिस इज आयोडीन, तो आपको इसका टाइट्रेशन करवाना है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। किससे करवाओगे, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर टाइट्रेंट कौन है, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है सर, आगे चलें, चलो। एड स्टार्च एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ एनी एक्सेस आयोडीन। अगर आपके पास अभी भी एक्सेस आयोडीन बचा है तो आप डाल दीजिए स्टार्च। स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च जो है, जो आयोडीन है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, तो ये लाइन हमें क्लियर है, यहाँ से फ्री आयोडीन रिलीज हुआ वो क्लियर है।
उस आयोडीन का टाइट्रेशन कराया सोडियम थायोसल्फेट से, क्लियर है। अब जो एक्सेस में आयोडीन है जो कि रिलीज हुआ है उसको कम करने के लिए, उसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्टार्च से उसकी रिएक्शन करवा दी। अब ध्यान से देखना, यहां से हम डाल रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो जैसे जैसे आप सोडियम थायोसल्फेट डालते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो आयोडीन है वो रिएक्ट करता रहेगा, और एक टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप सोडियम थायोसल्फेट डालते जाएंगे तो नीचे का आयोडीन जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। वही आपका एंड पॉइंट होता है। तो आपको चेक कर लेना है कि कितना आपने सोडियम थायोसल्फेट यूज किया, एंड पॉइंट आने से पहले कितना आपने यूज किया। जितना आपने यूज किया होगा वही अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा कि आपके सैंपल में इतना कॉपर सल्फेट है। अब आप बोलोगे सर कैसे, हमने तो सोडियम थायोसल्फेट डाला। तो ध्यान से सुनना बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि हमने शुरू में क्या करा था, हमारे पास जो सैंपल था, सैंपल क्या था, कॉपर सल्फेट का सैंपल था। तो हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और एसिटिक एसिड से करा के Q+ आयोडाइड बनाया, फिर आयोडीन रिलीज हुई। मतलब कि ये बात क्लियर है कि जितना ज्यादा सैंपल होगा, जितना ज्यादा कॉपर सल्फेट होगा, उतनी ही ज्यादा आयोडीन रिलीज होगी। मतलब जितनी ज्यादा आयोडीन मतलब उतना ही ज्यादा सैंपल में क्या है, कॉपर सल्फेट। और जितना ज्यादा हमने सोडियम थायोसल्फेट डाला आयोडीन को रोकने के लिए, तो हमें पता लग जाएगा कि इतना सोडियम थायोसल्फेट डाला मतलब इतना आयोडीन था, और इतना आयोडीन था मतलब कि इतना आयोडीन बना। और आयोडीन बना कब, जब इसकी रिएक्शन इससे हुई, तो हमने पता लग जाएगा कि सैंपल कितने अमाउंट में था। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक हेमेटिक्स। क्लियर हो गया। अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट लेक्चर में हेमेडेनिक्स। आ जाइए फटाफट।